काकर साहब, जब से हमने होश संभाला है एक ही बात हमें सुनने को मिल रही है कि पाकिस्तान नाजुक मोड़ से गुजर रहा है। यही सवाल आपसे करना चाहूंगा, नाजुक मोड़ खत्म क्यों नहीं हो रहा? इस वक्त जो मौजूदा पाकिस्तान का सियासी बहरान है, ये रियासत का जो कोर है उस पे जो इलीट्स और जो लोग बैठे हैं उनके दरमियान एक लड़ाई है। बहुत कम पहले ऐसा हुआ है कि लड़ाई की जो लाइंस है वो कोर के अंदर इतनी सख्त तकसीम और दरार पैदा करे। आपने एक चैप्टर लिखा है पाकिस्तान डेमोक्रेटिक ट्रांजिशन में, द बलोच क्वेश्चन आफ्टर द 18 अमेंडमेंट। उसमें आपने लिखा है कि पाकिस्तान का जो फेडरल स्ट्रक्चर है वो एक्सक्लूसिव और ऑथोरिटेरियन है। क्यों आप ये समझते हैं कि पाकिस्तान का ये स्ट्रक्चर ऑथोरिटेरियन है? बीइंग अ स्कॉलर, आपको अगर आपसे पूछा जाए कि आपकी नज़र में इस वक्त पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला क्या है? बेहतरीन वफाकी निज़ाम बेसिकली दो अनासर पे मुश्तमिल होता है। एक एलिमेंट उसका है सेल्फ रूल, दूसरा है शेयर्ड रूल। क्यों ऐसा है कि मरकज़ में जो हुकूमतें, जो सियासी जमातें इक़्तिदार में आती हैं, जब पंजाब में कहीं कोई अमन व अमान का मसला बने वो ज़्यादा एहतियात से काम लेते हैं। जब बलूचिस्तान और फाटा में कभी मसला हो जाए लॉ एंड ऑर्डर का, रियासत अपना फुल वो आहानी हाथों से कैनेटिक मेयर की तरफ जाती है। सिर्फ कैनेटिक। वो क्यों है? क्योंकि इस्लामाबाद में जो बैठी सियासी जमात है उसको पता है कि ये फाटा बलूचिस्तान के लोग उसको ना इक़्तिदार में ला सकते हैं ना हटा सकते हैं। आपको ये सुन के हैरानी होगी कि जब से पाकिस्तान बना है सुप्रीम कोर्ट में बतौर रेगुलर जज आज तक एक बलोच बलूचिस्तान से नहीं आया। हमने देखा है कि यहाँ पे सेनेट की जो सीट है अरबों रुपए में बिकती है, करोड़ों रुपए लगते हैं। तो इसको किस तरह रिजॉल्व, जैसा आपने एकदम कहीं पे आपने बात भी की कि डायरेक्ट इलेक्शन होने चाहिए सेनेट के, डू यू थिंक सो कि इट इज़ अ सोल्यूशन? अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करते हैं आप तमाम अहबाब खैरियत से होंगे। इसमें कोई दो राय नहीं है कि पाकिस्तान इस वक्त पोली क्राइसिस से गुजर रहा है। स्कॉलर्स का ये मानना है कि पाकिस्तान के सियासी, आईनी और इंतज़ामी ढांचे को देखते हुए ये क्राइसिस एक दूसरे को रीइंफोर्स करते हैं। आज पाकिस्तान के मसाइल, चैलेंजेस, कबायली इलाकाजात की इशूज़ और बलूचिस्तान के मसले को समझने के लिए जो मेरे साथ मेहमान शख्सियत मौजूद है, किसी तारुफ का मुहताज नहीं है। एन एरोडाइट स्कॉलर और रिसेंटली इन्होंने गैट्स स्कॉलरशिप हासिल की है। पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में आपने रोशन किया है। वन ऑफ माई फेवरेट स्कॉलर्स रफ़ीउल्लाह खान काकर साहब। काकर साहब, बहुत शुक्रिया अपना वक्त देने के लिए। कैसे मिजाज है आपके? जी शुक्रिया, थैंक यू फॉर हैविंग मी, इट्स अ ग्रेट ऑनर एंड प्रिविलेज। थैंक यू सो मच। काकर साहब, जब से हमने होश संभाला है एक ही बात हमें सुनने को मिल रही है कि पाकिस्तान नाजुक मोड़ से गुजर रहा है, और हत्ता कि अब तो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में ये केस स्टडी के तौर पर पढ़ाया जाने लगा है कि पाकिस्तान एट 75, व्हेन विल दिस नाजुक मोड़ एंड? यही सवाल आपसे करना चाहूँगा, नाजुक मोड़ ख़त्म क्यों नहीं हो रहा? जी ये तो वैलिड सवाल है, इसका जवाब तो काफ़ी लंबा और पेचीदा हो सकता है, लेकिन अगर इसको हम मुख्तसरन बयान करें तो बुनियादी मसला ये है कि पाकिस्तान के जो इलीट्स है उनकी दरमियान ये जो मौजूदा सियासी क्राइसिस है ये बेसिकली पाकिस्तानी रियासत के इलीट्स के दरमियान की लड़ाई है। माजी जब से पाकिस्तान बना है और अभी जो हो रहा है इसमें एक दिलचस्प फ़र्क ये है कि इससे पहले कभी ये लड़ाई जो थी पाकिस्तान में हमेशा से इलीट्स ही के दरमियान रही है, लेकिन जिसको हम कहते हैं एक रियासत का कोर होता है, एक उसकी पेरिफरी होती है। बहुत कम पहले ऐसा हुआ है कि लड़ाई की जो लाइंस है वो कोर के अंदर इतनी सख्त तकसीम और दरार पैदा करे। इस वक्त जो मौजूदा पाकिस्तान का सियासी बहरान है, ये रियासत का जो कोर है उस पे जो इलीट्स और जो लोग बैठे हैं उनके दरमियान एक लड़ाई है, और चूँकि वो एक स्टेबल इक्विलिब्रियम पे नहीं पहुंच रहा, हमें बीच में फेजेस ऑफ स्टेबिलिटी मिलते हैं कि जिसमें कुछ अरसे के लिए एक इक्विलिब्रियम आ जाता है, लेकिन मैं समझता हूँ वो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब इसलिए हो जाता है बहुत जल्द, या वो ज़्यादा देर तक कायम नहीं रह पाता कि जो उस इक्विलिब्रियम को
डिस्टर्ब करने की सलाहियत रखते हैं, उन लोगों का या उन इदारों का जो डिफेक्टो पावर है वो हमेशा बरकरार रहता है। और वो जो कुछ मोमेंट्स या फेजेस ऑफ स्टेबिलिटी आते हैं वो भी सिर्फ तब आते हैं जब जो इस एलीट या रूलिंग कोलिशन में सबसे पावरफुल प्लेयर है, जब वो अपनी मर्ज़ी से या हालात की सितम ज़रीफ़ी या सियासी दबाव की वजह से वो कुछ कदम पीछे हटते हैं, और जैसे ही वो हालात साजगार होते हैं तो वो वापस आगे आते हैं। तो ये वही फेजेस चल रहे हैं, बट इस दफ़ा सिर्फ फ़र्क ये है कि पहले ये लड़ाई कोर के जो एलीट्स थे वो अक्सर एक पेज पर ज़्यादा होते थे। इस वक्त दिलचस्प इस लड़ाई की खसूसियत ये है कि इसमें दोनों साइड पे कोर के असल वो बैठे हुए हैं। ठीक, अच्छा, ये तो इस आते हैं पाकिस्तान के सिस्टम के ऊपर हम बात करते हैं, लेकिन बीइंग अ स्कॉलर, आपको अगर आपसे पूछा जाए कि आपकी नज़र में इस वक्त पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला क्या है, जो आप समझते हैं कि ये जितने भी मसाइल हैं, इन तमाम मसाइल की जड़ ये है? जी, वैसे बिल्कुल आपने जिस तरह कहा, पाकिस्तान के मसाइल तो बहुत सारे हैं। नाख्वानदगी से लेके गुर्बत से लेकर पाकिस्तान में माशी अदम इस्तेहकाम, ये सारे मसाइल हैं। मैं ज़ाती तौर पर, मेरी नाकिस राय में, जो सबसे बुनियादी मसला है जिसकी वजह से ये दीगर सारे मसाइल बन रहे हैं, वो है सियासी अदम इस्तेहकाम और रियासती इदारों में जो इम्बैलेंस है कि एक इदारे का असर व रसूख और ताकत बाकी सब पे ज़्यादा है, वो हावी है। तो मैं समझता हूँ कि बुनियादी तौर पर ये सबसे बड़ा मसला है। अगर ये ठीक हो जाता है तो बहुत सारे दूसरे मसाइल भी इसकी वजह से शायद ठीक होना शुरू हो जाए। अच्छा काकर साहब, सियासी अदम इस्तेहकाम की आपने बात की, और हमने आपको अक्सर सुना है, आप पाकिस्तान के फेडरल जो सिस्टम स्ट्रक्चर है उस पर आप क्रिटिक भी करते हैं। पहले तो ये बताइएगा, ज़ाहिर है दुनिया में मुख्तलिफ फेडरल के डिफरेंट स्ट्रक्चर पाए जाते हैं और ये ज़रूरी नहीं है कि हर स्टेट उसको फॉलो करे, लेकिन अगर हमारे ऑडियंस के साथ अगर आप शेयर कर सके कि वो कौन से स्टैंडर्ड पैरामीटर्स हैं फेडरलिज्म के, जिसकी बुनियाद पर एक रियासत जो है, रियासत की जो मशीनरी है वो बेहतर तरीके से चल सकती है। तो बड़ा अच्छा सवाल है। देखिए, वफाकी निज़ाम का कोई वन साइज़ फिट्स ऑल कोई स्ट्रक्चर या टेम्पलेट नहीं है कि जिसको हर जगह अप्लाई किया जाए तो उसका एक जैसा नतीजा निकलेगा। वफाकी निज़ाम को समझने के लिए मैं सादा कॉन्सेप्ट दे देता हूँ और आपको अभी बैठे बैठे इधर समझ आ जाएगा, और आप अपनी मर्ज़ी से फिर उसका दुनिया के किसी भी निज़ाम पे अप्लाई करके जायज़ा ले सकेंगे। वफाकी निज़ाम क्या है? वफाकी निज़ाम बुनियादी तौर पर उस मुल्क में रहने वाले मुख्तलिफ़ लोगों, गरोहों, वो गरोह ज़बान के नाम पे हो सकता है, वो तबके के नाम पे हो सकता है, वो मज़हब के नाम पे हो सकता है, उनके दरमियान पावर शेयरिंग अरेंजमेंट का नाम है कि जब एक मुल्क में बहुत सारे लोग एक साथ रहते हो, उनकी कुछ खसूसियात मुश्तरक होंगी, कुछ अलग होंगी, ज़बान, रंग, नस्ल, मज़हब, फ़िरका। पावर शेयरिंग अरेंजमेंट कैसे की जाए, इसका कोई फ़िक्स टेम्पलेट नहीं है। हर मुल्क ने अपने हिसाब से कस्टमाइज्ड डिज़ाइन बनाया हुआ है, लेकिन कुछ उसूल है। उसूल जो मैं जिन स्कॉलर्स को फॉलो करता हूँ उसमें मेरे फेवरेट है एक डैनियल एलेज़ार। उनका एलेज़ार का कॉन्सेप्ट ये है कि वफाकी निज़ाम, एक बेहतरीन वफाकी निज़ाम बेसिकली दो अनासर पर मुश्तमिल होता है। एक एलिमेंट उसका है सेल्फ रूल, दूसरा है शेयर्ड रूल। सेल्फ रूल क्या है कि चूँकि हर मुल्क में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो जिनकी कोई ना कोई शनाख्त या गरोही खसूसियत बाकी लोगों से अलग होती है, तो कुछ ऐसे मामलात होते हैं कि जिनके इख्तियारात अगर नीचे लेवल पे दिए जाए तो वो ज़्यादा बेहतर तरीके से एक्सरसाइज होंगे। तो
उसको वो कहते हैं सेल्फ रूल, कि वो मामलात जिनको अगर नीचे उन ग्रोहों को या एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स को दिए जाएं तो वो ज़्यादा बेहतर तरीके से नतायज देंगे। तो ये हो गया डिग्री ऑफ सेल्फ रूल। ओके। दूसरा वो कहते हैं कि फेडरल अरेंजमेंट का दूसरा की फीचर ये होता है कि कुछ मामलात होते हैं जो मुश्तरक होते हैं, जो उस मुल्क के हर कोने में रहने वाले का मुल्क के दूसरे कोने में रहने वाले से दूसरी शनाख्त रखने वाले लोगों के साथ मुश्तरक मसाइल है, दिफा है, तिजारत है, करेंसी है, ये इन जैसे मामलात, इनको वो कहता है कि ये जो मरकज़ी या वफाकी फेडरल निज़ाम होगा, इधर ये सब मिलकर हुकूमत चलाएंगे। उसको वो शेयर्ड रूल इसीलिए कहता है। शेयर्ड का मतलब ये है कि जितने भी आपके कंस्टिट्यूएंट यूनिट्स है वो मिल के ये मामलात देखेंगे। ठीक है। कुछ मामलात वो अकेले अकेले हर कोई देखेगा, कुछ मामलात वो मिलकर देखेंगे। अब दुनिया का कोई भी फेडरल निज़ाम पे जब आप ये दो उसूल अप्लाई करते हैं, बड़ी बेहतर तरीके से समझ आता है कि क्या एक अच्छा फेडरल निज़ाम है कि नहीं है। और इन उसूलों को मद्देनज़र रखते हुए, चूँकि हर मुल्क की अपनी कॉन्टेक्चुअल रियलिटीज़ डिफरेंट होती है, कहीं पे एथनिक होमोजेनिटी होती है, रिलीजियस डाइवर्सिटी है, कहीं पे रिलीजियस होमोजेनिटी है, पाकिस्तान जैसा मुल्क है, एथनिक डाइवर्सिटी है, कहीं पे रंग, नस्ल और ज़बान की डाइवर्सिटी है। तो उनको मद्देनज़र रखते हुए इन दो उसूलों पे अगर टेलर किया जाए कि कितना आपने ऑटोनमी रीजनल या लोकल लेवल पे दी हुई है और जो मरकज़ के पास इख्तियारात है, असल सवाल ये कि क्या वो शेयर्ड रूल है कि नहीं, क्या जो मरकज़ के पास इख्तियारात है वो सब मिल के उस पर फैसला कर सकते हैं या उधर किसी की हेजेमनी बनी हुई है। अच्छा काकर साहब, आपने एक चैप्टर लिखा है पाकिस्तान डेमोक्रेटिक ट्रांजिशन में, द बलोच क्वेश्चन आफ्टर द 18 अमेंडमेंट। उसमें आपने लिखा है कि पाकिस्तान का जो फेडरल स्ट्रक्चर है वो एक्सक्लूसिव और ऑथोरिटेरियन है। क्यों आप ये समझते हैं कि पाकिस्तान का ये स्ट्रक्चर ऑथोरिटेरियन है? जी देखिए, मैं समझता हूँ पाकिस्तानी वफाकी निज़ाम की दो इम्पोर्टेंट खसूसियात है जिससे जो पेरिफरी के साथ रियासत का ताल्लुक़ है या जो छोटे सूबे हैं वो हमेशा तनाव में रहेंगे। पहला मसला उसको मैं कहता हूँ मेजॉरिटेरियन फेडरल स्ट्रक्चर। मेजॉरिटेरियन फेडरल स्ट्रक्चर ये है कि जो फेडरलिज़म की दूसरी खसूसियत थी शेयर्ड रूल, कि क्या जो इख्तियारात मरकज़ के पास है, मरकज़ में आपने इख्तियारात की तकसीम ऐसी की हुई है कि उसमें आपका छोटा सूबा, छोटा कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट उतना ही इख्तियार एक्सरसाइज कर सके या असर रसूख रख सकें कि वो कोई अपने ख़िलाफ़, अपने मफादात के ख़िलाफ़ किसी फ़ैसले को रोक सकें। क्या जो आपने मरकज़ में इख्तियारात की तकसीम की है वो ऐसा तो नहीं है कि किसी एक गिरोह, किसी एक कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट, किसी एक सूबे की हेजेमनी बन रही है। सॉरी। तो अगर हम इसको अप्लाई करें तो आपको नज़र आएगा कि पाकिस्तान में जो वफाकी निज़ाम है वो क्या करता है, वो मरकज़ में पंजाब की बतौर सूबा एज अ फेडरेटिंग यूनिट हेजेमनी को इंस्टीट्यूशनलाइज करता है और बलूचिस्तान के बतौर सूबा उसकी एक मार्जिनलाइज्ड पोजीशन को इंस्टीट्यूशनलाइज करता है। ये बिल्ट इन पार्ट है इस निज़ाम का, ये स्ट्रक्चरल है। वो कैसे? आपकी जो कौमी असम्बली है उसमें लेट्स से बलूचिस्तान की 17 सीटें हैं मुंतखब। अब 17 सीटों में बलूचिस्तान की एथनिक डाइवर्सिटी भी है, नॉर्थ में पश्तून है, फिर बलोच बेल्ट है, जोग्राफिकली बड़ा डाइवर्स है। और नो वंडर 1970 से जब से बलूचिस्तान सूबा बना है आज तक किसी एक सूबे ने भी जो कौमी असम्बली की सीटें, एक सूबा भी 50% सीट, एक पार्टी भी 50% सीटें नहीं जीत सका। बिल्कुल, बिकॉज ऑफ द एथनिक फ्रेगमेंटेशन। सो इसका मतलब क्या है? मतलब ये है कि हर वो सियासी जमात जो वफाक में इक़्तिदार में आना चाहती है उसके लिए ज़ीरो इंसेंटिव है कि वो बलूचिस्तान में इन्वेस्ट करे, बलूचिस्तान के लोगों का ख्याल रखें, बलूचिस्तान के लोगों के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ कर सकें। इसके बरक्स
जीटी रोड के लेफ़्ट राइट जो कॉन्स्टिट्यूंसी है, अगर आप इनको अपीज कर लें तो आप पाकिस्तान के वज़ीर आज़म बन जाते हैं। फाटा के साथ भी फाटा के साथ, फाटा का स्टेटस वही बलूचिस्तान वाला है। अब इसका नतीजा ये कि सियासी जमात, चाहे पीपल्स पार्टी हो, चाहे पीटीआई हो, चाहे मुस्लिम लीग नून हो, और उसके वज़ीर आज़म की एथनिक आइडेंटिटी कोई भी हो, वो सिंधी वज़ीर आज़म हो, वो पश्तून वज़ीर आज़म हो, वो पंजाबी वज़ीर आज़म हो, अगर इस इंसेंटिव स्ट्रक्चर के साथ वो इक़्तिदार में आता है, ही और शी effectively has no incentive to protect the interest of the people of Balochistan and former FATA. वो पश्तून वज़ीर आज़म भी होगा, उसका ज़्यादा इंसेंटिव है कि वो नॉर्थ पंजाब के इंटरेस्ट का ख्याल रखे, सेंट्रल पंजाब के इंटरेस्ट का ख्याल रखे, पेशावर वैली के इंटरेस्ट का ख्याल रखे। दिस इज़ वन रीज़न। मसलन आप इसकी बहुत मिसालें हैं। इमरान खान 2013 में पहली दफ़ा केपी में हुकूमत बनाते हैं, लेकिन ही इज़ नॉट कंटेंट विद दैट, क्योंकि उसको मरकज़ चाहिए, और मरकज़ के लिए उसको केपी से ज़्यादा पंजाब की ज़रूरत है। और उसके बाद एक चेन ऑफ वो इवेंट्स बनती है जिसमें वो गलतियों पे गलतियां करते हैं। तो ये वो मेजॉरिटेरियन फेडरल स्ट्रक्चर क्या करता है, ये पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव्स को परवर्स इंसेंटिव देता है विद रिगार्ड्स टू द स्मॉलर प्रोविंसेस। सो ये पहला मैं समझता हूँ बलूचिस्तान और फाटा के मसाइल का सबसे बड़ा जड़ एक ये है, ये वसाइल की तकसीम, इनइक्विटेबल एलोकेशन ऑफ रिसोर्स, इवन ये बात भी मैं समझता हूँ। जो दूसरा मसला है उस पर मैं अभी आ रहा हूँ, अथॉरिटेरियनिज़म, इसका भी पार्शली ताल्लुक़ फेडरल निज़ाम से है। वो कैसे, क्यों ऐसा है कि मरकज़ में जो हुकूमतें, जो सियासी जमातें इक़्तिदार में आती है, जब पंजाब में कहीं कोई अमन व अमान का मसला बने या पाकिस्तान प्रॉपर में अमन व अमान का मसला बने, वो ज़्यादा एहतियात से काम लेते हैं। उनका रिएक्शन उतना सख्त और ब्रूटल नहीं होता। बिल्कुल। जब बलूचिस्तान और फाटा में कभी मसला हो जाए लॉ एंड ऑर्डर का, रियासत अपना फुल वो आहनी हाथों से काइनेटिक मेयर की तरफ जाती है, सिर्फ काइनेटिक। वो क्यों है? क्योंकि इस्लामाबाद में जो बैठी सियासी जमात है उसको पता है कि ये फाटा बलूचिस्तान के लोग उसको ना इक़्तिदार में ला सकते हैं ना हटा सकते हैं। आप ले ले भुट्टो साहब जब 1971 के बाद चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर बने, फिर वज़ीर आज़म बनने, तो उस वक्त दो जगह से एथनिक चैलेंज सामने आ रहे थे बड़े। एक नैब की सूरत में बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा, बिल्कुल, दूसरा सिंध से सिंधी नेशनलिस्ट। जी, सिंधी नेशनलिस्ट को भुट्टो साहब ने अपीज़ किया, सिंधी लैंग्वेज बिल और उस वक्त राइट्स हुए वो सब, और नैब वालों को और बलोच और पश्तून नेशनलिस्ट को क्रश किया। एग्जैक्टली, क्योंकि वो परवर्स इंसेंटिव था। पिछले 20 साल में वॉर ऑन टेरर देखें, वॉर ऑन टेरर में पाकिस्तान प्रॉपर में कई दफ़ा हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हुए हैं। ऐसा ये कोई इत्तेफाक नहीं है कि पाकिस्तान प्रॉपर या पंजाब जैसे जगहों में बहुत ज़्यादा हालात ख़राब होने के बावजूद आपको कभी भी एफसी को नहीं बुलाना पड़ा। आपने पुलिस को ही फ्रंट पे रखा, काउंटर टेररिज्म भी उनके हवाले की, आपने कभी मिलिट्री कॉल्स नहीं की। आपको ये क्या कहते हैं, सिविल इन एड, कौन सा कानून है जो फाटा के उस पर अप्लाई होता है, नाम मैं भूल गया। आपको इस तरह के जैसे कानून अप्लाई नहीं करने पड़े, क्योंकि वो कोर है पाकिस्तान का। आपका वोटर आपका वोटर नाराज़ होता है तो, लेकिन इसके मुकाबले में बलूचिस्तान और फाटा जो है, कोई भी सियासी जमात जब इक़्तिदार में आती है, जब वो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के साथ बारगेन करते हैं, the first area of policy, the first domain of policy that they surrender to the military is Fata, Balochistan and Afghanistan. कि भाई इसकी पॉलिसी आपके हवाले, बस इस पे हम आपको नहीं छेड़ेंगे, आप ज़रा ये बाकी जगहों पे हमें मत छेड़े। तो ये भी इस परवर्स इंसेंटिव स्ट्रक्चर की वजह से है जो पाकिस्तान का ये मेजॉरिटेरियन फेडरल निज़ाम देता है। वो निज़ाम मरकज़ में शेयर्ड रूल नहीं इंश्योर करता, वो निज़ाम मरकज़ में हेजमनी बनाता है एक सूबे की। ये तो मैंने सिर्फ पार्लियामान की बात थी, अब आपको बताइए। अब आप आ जाएं ब्यूरोक्रेसी में अगर बलूचिस्तान की बात की जाए तो एक तो वैसे ही 6% कोटा के हिसाब से, और फिर उसमें अगर बलोच की बात की जाए तो मेरे पास एक डेटा है। ये डेटा चूँकि एथनिक डिस्ट्रीब्यूशन वो पब्लिश नहीं होता, मैंने अपना एक प्राइमरी डेटा कलेक्ट किया है।
तो उसमें ये सामने आता है कि जो सिविल सर्विस में बलूचिस्तान की सीटों पे आ रहे हैं, तो उसमें बलोच अपने आबादी के तनासब से बड़ा कम आ रहा है, पश्तून तकरीबन अपनी आबादी के तनासब से आ रहा है। ओके। अच्छा, फिर इस वक्त आप एक और टेस्ट ले लें, इस वक्त फेडरल गवर्नमेंट में ग्रेड 22 में 50 के करीब लोग बैठे हुए हैं। ये ब्यूरोक्रेसी की हाईएस्ट पोजीशन है। नॉट इवन अ सिंगल एथनिक बलोच फ्रॉम बलोचिस्तान। 50 के करीब ग्रेड 22 में से एक बलोच बलोचिस्तान से नहीं है। लेट्स गो टू द सुप्रीम कोर्ट। सो मैंने आपको पॉलिटिकल आर्म ऑफ द स्टेट, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव आर्म और फिर ब्यूरोक्रेसी, अब सुप्रीम कोर्ट, जुडिशरी वॉचडॉग इंस्टीट्यूशन है। जब आप रियासत से मायूस होते हैं, कहीं पे ज्यादती, तो अजाला के लिए सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। आपको ये सुन के हैरानी होगी कि जब से पाकिस्तान बना है, सुप्रीम कोर्ट में बतौर रेगुलर जज आज तक एक बलोच बलोचिस्तान से नहीं आया। मैं चीफ जस्टिस की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं जज की बात, एक जज भी नहीं, एक जज भी नहीं आया है। 1994-95 में हज़ार खान खोसो साहब थे, वो आए, लेकिन वो भी ये जो कल एडहॉक जज लगे हैं, वो एडहॉक के तौर पे 2 साल के लिए आया है, दैट्स इट। एक रेगुलर जज नहीं आया है बलोच फ्रॉम बलोचिस्तान सुप्रीम कोर्ट में। द फर्स्ट प्रॉपर पश्तून जज, जो लोकल पश्तून जज है, वो 2021 में आया है फ्रॉम बलोचिस्तान। काजी साहब भी वैसे तो पश्तून बेल्ट से बिलोंग करते हैं, लेकिन आई थिंक ही आइडेंटिफाइज हिमसेल्फ एज एन एथनिक पश्तून, लेकिन आई डोंट नो, पॉइंट ये नहीं है, मैं सिर्फ हाईलाइट करना चाह रहा हूँ कि पावर स्ट्रक्चर्स में एक्सक्लूजन इतनी है बलोच की, या जो छोटी कौमियतें हैं, तो जब पार्लियामान में पावर स्ट्रक्चर्स में इतनी एक्सक्लूजन होगी, तो वहाँ पे फिर उनका पर्सपेक्टिव देने वाला, उनके मफादात को समझने और उसका दिफा करने वाला कोई नहीं होगा। और दिस इज वन रीजन। मीडिया में भी ऐसा है, मीडिया में भी ऐसा है। आप पूरे मेन स्ट्रीम मीडिया को उठा के देख लें, मेन जो एंकर्स है, आप कोई भी सच पश्तून या बलोच बेल्ट से नज़र नहीं आएगा। बलोच बहुत कम होंगे। नहीं, बलोच नहीं है। एक हमारा वो था बलोचिस्तान से, शायद रिंद साहब, वो भी किसी चैनल में आता था अभी रिसेंटली, लेकिन वो अब बलूचिस्तान गवर्नमेंट के साथ चला गया है, तो मीडिया में भी नहीं है, तकरीबन ना होने के बराबर है। तो ये जिसको मैं कहता हूँ वो मेजॉरिटेरियन स्ट्रक्चर ये है। अथॉरिटेरियन फीचर जो है, वो जो पहला मसला मैंने और आपने डिस्कस किया कि चूँकि पाकिस्तान के सियासी निज़ाम में मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट का जो असर और रसूख है, उसका नतीजा ये है कि वो सिविलियन एलीट्स हमेशा जब उनके साथ बार्गेन करते हैं, तो वो बलूचिस्तान पॉलिसी उनके हवाले, फाटा पॉलिसी उनके मिजाज के मुताबिक। उसका नतीजा क्या है? नतीजा ये होता है कि चूँकि मिलिट्री जो है वो उसकी ट्रेनिंग कॉन्फ्लिक्ट और जो आपका एक्सटर्नल एनिमी है उसके साथ लड़ने की होती है। ठीक है। तो जब वो ट्रेनिंग वो अप्लाई करते हैं गंभीर सियासी मसाइल पे, वो बेसिकली ब्लैक एंड वाइट मेंटालिटी, यस और नो, 0 to 1 बाइनरी थिंकिंग के हिसाब से चलते हैं। और बलूचिस्तान जैसे जहाँ पे सियासी मसाइल है, जहाँ पे हकूक़ के जनवन लेजिटिमेट ग्रीवेंस होते हैं, उधर वो फिर ताकत की ज़बान इस्तेमाल करते हैं, ताकत से डील करने की कोशिश करते हैं, जिसने हमेशा बैकफायर किया है। लेकिन बदकिस्मती से मैं समझता हूँ कि उन्होंने उससे सबक नहीं सीखा, और ये जो अभी इंसर्जेंसी है, दिस इज़ प्रॉबली द 5th राउंड ऑफ इंसर्जेंसी, और दिस इज़ द लॉन्गेस्ट 20 साल हो गए। अच्छा काकर साहब, आपने बड़ा तफसीलन बताया किस तरह ये जो फेडरल सिस्टम है, ये जो कमज़ोर इकाई हैं उनको नुकसान पहुँचा रहा है। तो फिर हल क्या है? ये तो शुरू से ही चल रहा है, अभी हल क्या है? जी, हल मैं अब, चूँकि आपने पहला बड़ा अच्छा सवाल पूछा, मैं उसी थीम को जारी रखूँगा। हल ये कि जनवन मानों में शेयर्ड रूल को इंश्योर करें मरकज़ में। शेयर्ड रूल कैसे इंश्योर होगा? शेयर्ड रूल के इस वक्त 2 इदारे हैं आइन में, एक है सेनेट, एक है काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट्स। काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट्स इफ़ेक्टिवली वो बहुत वीक है इस वक्त, और सेनेट के वो इख्तियारात नहीं है जो होने चाहिए। जब सेनेट 1973 की आइन में पहली दफ़ा बाई कैमरल लेजिस्लेचर बन रहा था, उस वक्त भी वली ख़ान, बेज़िंजो साहब, जो इस
73 के आइन साइज असम्बली का हिस्सा थे और इन डिबेट्स में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। उन्होंने शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था और उन्होंने एक वर्ड यूज़ किया था कि डोंट मेक इट ए डिबेटिंग क्लब। इसको डिबेटिंग क्लब ना बनाए, जनून इख्तियारात दें। आप बाई कैमरल लेजिस्लेचर ला रहे हैं लेकिन अगर इख्तियारात नहीं है तो उसका फ़ायदा क्या है? तो पहला काम तो ये, सो 2-3 चीज़ें मेरे जहन में एक आइन के तालिब इल्म के तौर पे समझ में आती है। फेडरल स्ट्रक्चर्स को थोड़ा चेंज करना होगा। सो पहला, सेनेट के इख्तियारात बढ़ाने होंगे। इसको कौमी असम्बली की तर्ज पे इख्तियार दें, कौमी असम्बली के कम से कम बराबर इख्तियार दें। उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि सियासी जमातों का इंसेंटिव स्ट्रक्चर चेंज होगा। आज कौमी असम्बली सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव पॉलिटिकल बॉडी है क्योंकि उसका इख्तियार ज़्यादा है। जब आप सेनेट को उसके बराबर इख्तियार देंगे, सियासी पार्टी के लिए फिर फर्क, उसके लिए सेनेट भी उतना ही अट्रैक्टिव होगा। अब जब सेनेट अट्रैक्टिव है, वहाँ पे तमाम सूबों की बराबर नुमाइंदगी है। अब आप ये बताएं, बलूचिस्तान के 1 करोड़ 25 लाख आबादी से 1.25 करोड़ आबादी से 20-21 सीटें जीतना ज़्यादा आसान है या पंजाब के 11-12 करोड़ आबादी से 20-21 सीटें जीतना ज़्यादा आसान है? बलूचिस्तान से ज़्यादा आसान। आबादी कम है, आप इजीली जा सकते हैं। आप तो घर घर लोगों को खुश कर सकते हैं। उधर 11-12 करोड़ को आप कैसे अपीज़ करेंगे? तो यही सियासी जमातें होंगी, यही वज़ीर आज़म सिंध पंजाब या पश्तूनख्वा से होगा, लेकिन वो बलूचिस्तान के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। वो फाटा के मफादात, क्यों? क्योंकि इक़्तिदार में लाने और इक़्तिदार से हटाने का जो रास्ता है वो बलूचिस्तान फाटा से होके गुजरेगा, वो जनूबी पंजाब से होके गुजरेगा। सो एक इसका हल ये क्या करेगा? ये डाइल्यूट करेगा द हेजेमनी ऑफ द पंजाब एज अ फेडरेटिंग यूनिट इन द सेंटर। ओके, ये उसका एक तरीका है। दूसरा, काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट आइनी तौर पे बड़ी ज़बरदस्त तकसीम की है। फिर 18वीं तरमीम ने जो कुछ कमी बेशियाँ थी वो पूरी की। आइनी तौर पर काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट के पास बहुत इख्तियार है, लेकिन वो उस तरह से ऑपरेशनलाइज नहीं कर रहे हैं। उसके लिए मेरे ख्याल से एक डिप्टी प्राइम मिनिस्टर का स्लॉट आइनी तौर पर अभी जो है ये वाला, ये मेरे जहन में क्वेश्चन आ रहा था कि डिप्टी प्राइम मिनिस्टर है नहीं, ये गैर आइनी, ये तो इसका आइन में कोई ताल्लुक नहीं है। आइनी पोजीशन क्रिएट करे और बेसिकली काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट को फंक्शनल बनाए। आइनी इस वक्त रिक्वायरमेंट है कि 90 दिन में मीटिंग होनी चाहिए, नहीं होती, वो काम ही नहीं कर रहा है जो कंसेंसस डेवलप करने के लिए। तो उसके लिए इसको मज़ीद एम्पावर करना होगा। अच्छा, तीसरा जो मैं समझता हूँ ये भी ज़रूरी है, वो पाकिस्तान में नए सूबों की क्रिएशन की डिबेट हमें ओपन अप करनी होगी। तीसरा तरीका ये है कि आप मज़ीद छोटे सूबे बनाएं। पंजाब से स्टार्ट करें, बलूचिस्तान से स्टार्ट करें। उससे क्या होगा, जब आप छोटे सूबे बनाते हैं, एक तो जिस तरह अभी है दुनिया में शायद नहीं, मेरे ख़्याल से 30 से ज़्यादा फेडरेशंस तो मेरी इल्म में, नॉलेज में है, कोई एक ऐसा फेडरेशन नहीं है जिसमें एक फेडरेटिंग यूनिट की अकेले आबादी और वो बाकी सबसे कंबाइंड ज़्यादा हो। ये इतना इम्बैलेंस, तो आपको छोटे सूबे बनाने होंगे। उससे क्या होगा कि सेल्फ रूल में तो हर एक आप जो देते हैं वो अपने मुतमईन रहेगा। मरकज़ में जो शेयर्ड रूल है उसमें जो इस वक्त दी थियोरेटिकल पॉसिबिलिटी ऑफ द हेजेमनी ऑफ अ सिंगल फेडरेटिंग यूनिट, वो तो इस वक्त इंस्टीट्यूशनलाइज है हेजेमनी। जितनी आप छोटे सूबे बनाएंगे उतनी मरकज़ में किसी एक सूबे की हेजेमनी जो है उसके इम्कानात कमतर से कमतर होते जाएंगे। और जब एक की हेजेमनी नहीं होगी तो वो ट्रू सेंस में शेयर्ड रूल जो है वो मरकज़। तो ये 3 कम से कम बड़े जो आइनी स्ट्रक्चर में चेंजेस है वो मेरे जहन में आते हैं और मैं समझता हूँ इससे पाकिस्तान का जो वफाकी निज़ाम है वो मज़बूत होगा। अच्छा, अगर सब करेगा कौन? कोई पॉलिटिकल लीडर हमें इस पर बात करता हुआ नज़र नहीं आता। ये बड़ा अच्छा सवाल है, जनरेट ही नहीं हो रही इसमें। ये तो देखें, ये मुश्किल सवाल है, कोई क्यों करेगा? पहला तो ये कि इवन जो हमारे जो छोटे सूबे हैं वहाँ से इस तरह की आवाज़ें नहीं उठती। छोटे सूबों से भी इस तरह की आवाज़ें कम उठती है। एक तो मेरे ख़्याल से जो कौमपरस्त सियासी जमातें हैं उन्होंने आइनी फोरम्स पे जब वो जाते हैं इस तरह की बातें की हुई हैं, ऐसा भी नहीं है कि नहीं की हुई। 73 की आइन में ये अक्सर मसाइल जिनका मैं जिक्र कर रहा हूँ ये उस वक्त नैब की क़ियादत ने उठाई है।
18वीं तरमीम के जब निगोसिएशंस हो रही थी तो जो छोटे सूबों की सियासी जमातें थी उन्होंने ये इश्यूज़ उठाए हुए हैं। ये मैं ज़रूर समझता हूँ कि उनको इदराक अभी भी नहीं है इन मसाइल की उस तरह से, और वो समझते हैं कि हाँ समझ नहीं है, समझ के मसाइल है, लेकिन ऐसा नहीं है कि उन्होंने ये इश्यूज़ रेज़ नहीं किए। जहाँ तक मेन स्ट्रीम जमातें हैं, देखिए ये मसला सिर्फ तब आगे होगा जब पंजाब का सियासी अशराफिया इस बात के लिए तैयार होगा। वो तैयार है कि नहीं, ये असल बात है। 18वीं तरमीम पे तो हम देख रहे हैं कि उस पर अभी भी यानी हमेशा हमें कभी एक इदारे कभी एक सियासी जमात की तरफ से वो आते हैं कि इसने कुछ ज़्यादा ही इख्तियारात दे दिए, तो इसलिए ये वो बड़ा मुश्किल है। लेकिन मैं समझता हूँ कि इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। पंजाब का सियासी अशराफिया हुक्मरान तबका वो पाकिस्तान के हिसाब से सोचे, और पाकिस्तान के हिसाब से जब आप सोचते हैं जो इनका फार्मूला है मेजॉरिटेरियन फार्मूला, वो तो नहीं चला। तो ये तो क्लैरिटी है कि कुछ नया और डिफरेंट करने की ज़रूरत है। तो उसमें पुराने से नहीं चल सकता, पुराने से नहीं चल सकता। तो एक तजवीज़ मैंने दी है, किसी और के पास बेहतर तजवीज़ है, कम से कम इस पर कौमी बहस व मुबाहिसा तो ओपन करें, डिस्कोर्स बात शुरू करें, और एक उसमें इंसेंटिव भी है पंजाबी सियासी अशराफिया के लिए। छोटे सूबे वाला जो नए सूबे के बनाने की जो बात है वो कंपनसेट करेगा, क्योंकि सेनेट को इख्तियारात देने का मतलब ये छोटे सूबों को के असर रसूख को बढ़ाने वाली बात है। तो उधर पंजाबी अशराफिया रेजिस्ट करती है। आई थिंक उसको कंपनसेट यूँ किया जा सकता है कि अगर आप पंजाब के 2-3 सूबे बनाएं, उससे क्या हो जाएगा कि सेनेट में उनकी फिर अब नुमाइंदगी भी बढ़ जाएगी। सो दैट्स अ गुड ट्रेड ऑफ कि जिसमें उनकी नुमाइंदगी भी बढ़ेगी, असर रसूख उनका जारी रहेगा, और लेकिन बाकी छोटे सूबों का भी बढ़ जाएगा। अच्छा काकर साहब, सेनेट के रिफॉर्म्स की आपने बात की, और हमने देखा है कि यहाँ पे सेनेट की जो सीट है अरबों रुपए में बिकती है, करोड़ों रुपए लगते हैं। तो इसको किस तरह रिजॉल्व किया? जैसा आपने एकदम कहीं पे आपने बात भी की कि डायरेक्ट इलेक्शन होने चाहिए सेनेट के। डू यू थिंक सो कि इट इज़ अ सोल्यूशन? जी, मैं समझता हूँ कि चूँकि बलूचिस्तान जैसे छोटे सूबों में सेनेट के इनडायरेक्ट इलेक्शंस का नतीजा ये होता है कि आप अगर 4, 5 या 3 MNA खरीद ले, MPA खरीद ले, तो आप सेनेटर बन सकते हैं। बिल्कुल। जिसने बलूचिस्तान में सरमायादार तबका, ठेकेदार तबका को फ़रोग़ दिया है कि वो पैसे लगाते हैं करोड़ों रुपए और वो सेनेट में पहुंच जाते हैं। इसका हल ये है कि सेनेट के इलेक्शन डायरेक्ट किए जाएं। सेनेट के इलेक्शन जब आप डायरेक्ट करेंगे, यानी अवाम की वोट से आएंगे, तो फिर ये वाला मसला कम हो जाएगा, और वो वैसे भी फिर 20 सीटें पूरे प्रोविंस पे जब डिवाइड होगा उसका अपना एक मैकेनिज्म बनेगा। लेकिन मैं समझता हूँ कि डायरेक्ट इलेक्शंस एक तो ज़्यादा उसकी लेजिटिमेसी होती है, अवामी राय की बेहतर अक्कासी करते हैं, और उसमें ये वाली अकाउंटेबिलिटी होगी, और ये वोट बाइंग प्रैक्टिसेस इस तरह से कर होंगी। काकर साहब, एक और अहम इशू है NFC वार्ड, जिसके ऊपर आप अक्सर बात भी करते हैं। ज़ाहिर है 18वीं तरमीम से पहले इसको पॉपुलेशन की बुनियाद पर कर दिया गया था, लेकिन उसके बाद फिर कुछ चीज़ें ऐड की गई, पावर्टी वगैरह सारी चीज़ें। लेकिन अगर देखा जाए अभी भी बहुत सारी खामियां हैं उसमें, तो आप समझते हैं उसको भी थोड़ा सा रिवाइज़ करना चाहिए? देखें, NFC अवार्ड में मज़ीद बेहतरी की गुंजाइश है कि नहीं? बिल्कुल है। NFC अवार्ड 7th NFC अवार्ड में बड़ी मेजर इम्प्रूवमेंट्स की ज़रूरत है। पहला जो मैं बताना चाहूँगा, मसलन दुनिया इस वक्त आबादी वो पॉपुलेशन प्लानिंग कर रही है, वो अपने आबादी को कंट्रोल कर रही है, और हमारी आबादी, कल अभी सेंसस रिलीज़ हुआ है, हमारी आबादी बेतहाशा इंक्रीज बढ़ रही है। अब जब आबादी इस हिसाब से बढ़ेगी तो उस आबादी को आपने सेहत, तालीम, अच्छा रोज़गार, पीने का पानी, ये सारी सहूलतें भी देनी है। तो जो सप्लाई ऑफ सर्विसेज है वो तो मैच नहीं कर रही जिस शरह के साथ आबादी बढ़ रही है, तो जिसका फिर नुकसान ये होगा कि मुआशरे में मायूसी, मुआशरे में ये जो सियासी इश्यूज़ है, मिसट्रस्ट है, और इवेंचुअली फिर एक समाजी और सियासी बहरान है। अब आबादी बढ़ने की एक वजह ये है कि पाकिस्तान का अगेन ये फेडरल निज़ाम का मसला है, ये फिस्कल डायमेंशन ऑफ द फेडरल सिस्टम का मसला है। वो क्या है
कि पाकिस्तान फेडरल सिस्टम मेक्स पॉपुलेशन द सिंगल बिगेस्ट डिटर्मिनेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल पावर। पाकिस्तान के वफाकी निज़ाम में आबादी जो है वो सियासी ताकत और इक्तसादी ताकत का सबसे बड़ा सोर्स और डिटर्मिनेंट है। सियासी तौर पर तो मैंने आपको बता दिया, अब मैं इक्तसादी तौर पर आता हूँ। जी, इक्तसादी तौर पर क्या है, बेसिकली तो वसाइल पे कंट्रोल है और कि पैसा किसके पास कितना जा रहा है। जी, अब आपका जो फिस्कल सिस्टम है, जब उसमें आप 7th NFC अवार्ड से पहले आपने 40 साल 100% फंड सिर्फ आबादी की बुनियाद पर तकसीम किए, तो आप क्या कर रहे थे, आप छोटे सूबों को इनकरेज कर रहे थे कि वो अपनी आबादी बढ़ाएं। जितनी आबादी बढ़ाएंगे उतने रिसोर्स मिलेंगे। बिल्कुल। अच्छा, 7th NFC अवार्ड के बाद अभी भी 82% वेटेज जो है वो आबादी का है, पॉपुलेशन को। यस, जिसका मतलब आप आज भी इंसेंटिव दे रहे हैं। अभी इस सेंसस में क्या हुआ, ये हर सेंसस में यही होगा। आप छोटे सूबे अगर उनकी आबादी नहीं भी बढ़ी, वो नंबर फच करते हैं, ज़्यादा आबादी शो करते हैं ताकि उनको सीटें मिले, सियासी ताकत और फाइनेंशियल रिसोर्सेज मिले। और ये भी एक तो काका साहब के जो छोटे सूबे हैं वो अक्सर शिकायत करते हैं कि सेंसस ठीक नहीं हुआ है। जी, वो सेंसस इसलिए इट्स वन ऑफ द मोस्ट पोलिटिसाइज्ड एंड डीपली कॉन्टेस्टेड इवेंट्स। उसकी वजह ये है कि जब सारी ताकत, सारे वसाइल, सारी सियासी ताकत इस बुनियाद पे तकसीम हो रही हो, तो फिर लोग तो दे हैव एन इंसेंटिव। आज भी दुनिया के बाकी मुल्कों में क्या हो रहा है, दुनिया में एक मुल्क ऐसा नहीं है, फेडरल मुल्क, जिसमें फेडरेटिंग यूनिट्स के दरमियान फाइनेंशियल रिसोर्सेज सिर्फ और सिर्फ आबादी की बुनियाद पर तकसीम होते हो। नंबर 1। नंबर 2, दुनिया में एक भी ऐसा फेडरल मुल्क नहीं है जिसमें आज भी हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्स, यानी फेडरेटिंग यूनिट्स के दरमियान जो रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन का फार्मूला है कि उसमें आबादी का वज़न जो है वो 70% से ज़्यादा हो। हमारा आज भी 82%, अक्सर मुल्कों में 25, 30, 50% के आसपास है। हमारा हमसाया मुल्क इंडिया में 25% है। वो भी उन्होंने लॉक किया हुआ है कि पहले 1981 की इसका सेंसस था, कोई इस तरह, अभी कोई शायद 2011 या 10 का है, ताकि सूबों को इंसेंटिव ना रहे कि आबादी बढ़ाए, कि भाई जो लास्ट उस सेंसस में आबादी थी उसके हिसाब से होगी, कि मज़ीद नहीं बढ़ानी। एक दूसरा उन्होंने क्या किया हुआ है, उन्होंने पॉपुलेशन प्लानिंग उसका एक अलग से इंडिकेटर रखा हुआ है, उस पर वो अलग से पैसे देते हैं कि जो अपनी आबादी कंट्रोल करेगा, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट को कंट्रोल करेगा, उसको हम रिवॉर्ड करेंगे। तो ये होता है इस तरह का फिस्कल निज़ाम। सो हमारा पहला मसला कि आज भी सारे वसाइल आबादी की बुनियाद पर तकसीम होते हैं। सो पहले तो ये बिल्कुल आबादी की जो वेटेज है वो 50% या इससे कम करनी चाहिए। इसके अलावा जब ये बुनियादी मसला हल होगा तो ज़ाहिर बात है जो स्पेस क्रिएट होगी वो वेट आपको जिस तरह पॉपुलेशन कंट्रोल से लेके परफॉर्मेंस, ख़ास तौर पर जो 18वीं तरमीम ने डेवोल्यूशन की है, डेवोल्यूशन के कुछ इंडिकेटर्स की परफॉर्मेंस बेस्ड इंडिकेटर्स रखें कि जो जिसके आउटकम्स इंप्रूव हो रहे हैं उसको रिवार्ड मिलना चाहिए। रेवेन्यू जनरेशन के वो ऑलरेडी उस पे है, लेकिन जो प्रोविंसेस को टैक्सेस डिवॉल्व है उसके वो होने चाहिए। इस तरह जो गुर्बत और गुर्बत के जो का वेट है उसको मज़ीद बढ़ाना चाहिए। तो मैं समझता हूँ ये वो मेजर इम्प्रूवमेंट्स है। अगर ये NFC अवार्ड में आ जाएँ तो NFC अवार्ड के तो अभी ये कितने हो गए, 14 साल 5 साल बाद होना था, लेकिन वो हर दफ़ा कमीशन बन जाता है, वो किसी उस पर नहीं पहुंचते। और बल्कि बाजवा डॉक्ट्रिन में तो इस NFC अवार्ड पे भी बड़े मसाइल बनाए गए और आजकल फिर इस पे बड़े इश्यूज़ है। तो मैं समझता हूँ कि NFC अवार्ड को मज़ीद बेहतर करने की ज़रूरत है, बजाय कि उसको हम रोल बैक करें। खाकर साहब, अगर देखा जाए आप बलूचिस्तान की एक तवाना आवाज़ है, हमेशा से आपने बलूचिस्तान के मसाइल को हाईलाइट किया है, बात भी कि उनका मुकदमा लड़ा अगर कहा जाए तो एक यहाँ पे पाकिस्तान में कन्फ्यूजन पाई जाती है। कोई कहता है कि बलूचिस्तान का इशू है वो मिसकम्युनिकेशन, कोई कहता है फ्यूडल सिस्टम है, कोई कहता है तालीम नहीं है। आपके ख्याल में बलूचिस्तान का मसला कि सिस्टमेटिकली तो आपने बता दिया कि जो स्ट्रक्चर है वो कंड्यूसिव नहीं है, लेकिन अगर थोड़ा सा मुख्तसर बता दें कि क्या आपकी नज़र में बिगेस्ट इशू क्या है बलूचिस्तान का?
देखें, इसमें ये सारी बातें अपनी जगह ठीक है, लेकिन ये कोई जड़ नहीं है मसले का। बलूचिस्तान में सरदारी निज़ाम भी है, लेकिन उसको अगर मैं क्लैरिफाई करता चलूँ कि सरदारी निज़ाम पूरे बलूचिस्तान में नहीं है। सरदारी निज़ाम आपका सेंट्रल बलूचिस्तान में है, ईस्टर्न बलूचिस्तान में है, पार्ट्स ऑफ वेस्टर्न बलूचिस्तान में कम है। जो पुराना कलात रियासत था उसमें ज़्यादा है, जो हमारे कच्ची प्लेन्स नसीराबाद डिवीज़न है उधर बहुत ज़्यादा है। नॉर्थ और सदर्न बेल्ट में सरदारी निज़ाम ना होने के बराबर है। दूसरी ये क्लैरिफिकेशन ज़रूरी है कि सरदारों को पैट्रनेज रियासत ने दी हुई है। ये जितने सरदार है ये पाकिस्तान बनने से पहले ये कॉलोनियल स्टेट के इत्तेहादी थे, अलाइंस थे। कॉलोनियल स्टेट ने बेसिकली स्टेट सरदार अलाइंस की बुनियाद डाली। वो क्या करते थे, वो सरदारों से कुछ काम लेते थे। वो क्या थे, कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस, लॉ एंड ऑर्डर, कुछ जुडिशल फंक्शंस, जिरगे के थ्रू फैसले करवाते थे। और लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव और जुडिशल ये कोई आज़ाद नहीं था, इसके ऊपर कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल करती थी। और इन रिटर्न फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ दीज फंक्शंस वो उनको वजीफ़े देते थे, जागीर देते थे, टाइटल्स देते थे। इससे क्या हुआ कि सरदार की इससे पहले जो अपने ट्राइबल सब्जेक्ट्स पे डिपेंडेंसी थी, टू वे रिलेशनशिप था, वो ख़त्म हो गया। ट्राइब से वो लेजिटिमेसी ड्राइव करता था और कुछ उसको फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन भी मिलती थी। जब वो अंग्रेज़ रियासत से मिलने लगा कॉलोनियल स्टेट से, तो वो अपने ट्राइब्स पे डिपेंडेंट ना रहा, जिसकी वजह से वो सरदारी निज़ाम मॉर्फ्ड इनटू एन ऑप्रेसिव फ्यूडल सिस्टम, वो फ्यूडल निज़ाम बन गया। बदकिस्मती से पोस्ट कॉलोनियल रियासत ने वो जो स्टेट सरदार अलाइंस की बुनियाद कॉलोनियल रियासत ने डाली थी वो जारी रखी, क्योंकि वो प्रेफर करते हैं कि लोगों को इन जैसे इंटरमीडियरीज़ के थ्रू रूल किया जाए। तो आज भी बलूचिस्तान में ये 3 सरदारों को अगर आप निकाल लें, नवाब खैर बख्श मरी, सरदार अताउल्ला मेंगल और नवाब बुगटी भी अपने सियासी कैरियर के आखिरी अयाम में, आखिरी सालों में, तो बाकी जितने ये सरदार हैं ये सब रियासत के इत्तेहादी है, रियासत के दोस्त है। और ये इनका रियासत के साथ एक मैरिज ऑफ कन्वीनियंस है। ये हर 5-10 साल बाद सियासी वफादारी बदलते हैं, कभी मुस्लिम लीग में, कभी पीपल्स पार्टी में, कभी पीटीआई में, कभी काफ में, कभी नून में। और इन रिटर्न ये रियासत के जो रियासती इदारों के मफादात है उसके लिए काम करते हैं। और वफाक के साथ जो छोटे सूबों के मसाइल है, ख़ास तौर पर वसाइल की तकसीम के हवाले से, कुदरती वसाइल के हवाले से, उस पे ये ज़रा नरम मौक़िफ़ रखते हैं। तो ये सरदार जितने भी हैं, आप अगर बलूचिस्तान की तारीख़ उठाए बतौर सूबा, तो आज ये कितने साल बनते हैं, मेरे ख़्याल से कोई 53-54 साल हो गए हैं। 1970 में सूबा बना है, इतने होने। इसमें से अगर जो मिलिट्री रूल को निकाल लें, जब डायरेक्ट या इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी रही है, तो कोई ये 30-31 साल इतने बनते हैं। उसमें से जब आप देखते हैं तो 80% 80 से नहीं बल्कि 85% टाइम्स जो रूल किया है वो रियासत के जो पसंदीदा सरदार हैं उन्होंने रूल किया है, और अभी भी वही कर रहे हैं। तो वो आप देखते हैं कि सरदारी निज़ाम तो पहले वो एक प्रॉब्लम है, लेकिन वो बलूचिस्तान के लोगों की वजह से सर्वाइव नहीं कर रहा, वो रियासती पॉलिसी का पार्ट है। सो दैट्स नंबर 1, जो ये जो पाकिस्तान प्रॉपर की एक्सप्लेनेशन है ना कि सरदारी निज़ाम है और ये और वो। दूसरा, ऐसा भी कोई एविडेंस नहीं है कि जिन इलाकों में सरदारी निज़ाम नहीं है उधर रियासत ने कोई बड़ी बेहतर डेवलपमेंट की है या वो सहूलतें दी हुई हैं। अब जब ये नहीं है तो मेरे हिसाब से बुनियादी मसला क्या, मैं चूँकि सिम्टम्स पे नहीं जाता, मैं स्ट्रक्चरल रूट्स पे जाता हूँ। तो रूट्स वो 2 है जो हमने शुरू में डिस्कस किए। एक ये जो मेजॉरिटेरियन फेडरल स्ट्रक्चर है जो बेसिकली वफाकी निज़ाम में बलूचिस्तान को लीस्ट रिवॉर्डिंग पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूंसी बनाता है। दूसरा, जो पाकिस्तान का
अथॉरिटेरियन पॉलिटिकल सिस्टम है कि जिसमें फ़ौज का ज़्यादा रोल है और उसकी जो सबसे यानी वो अपनी वर्स्ट मैनिफेस्टेशन है वो बलूचिस्तान में नज़र आती है कि वहाँ पे तकरीबन तमाम मामलात वो फ़ौज ही संभालती है और चलाती है। तो ये मैं समझता हूँ, और उस नतीजे में वो न सिर्फ ये कि सियासी इख्तलाफात को ताकत के थ्रू डील करते हैं, बल्कि परपेचुअली उनको ज़रूरत होती है कि वो मसनूई क़ियादत को इक़्तिदार पे लाएँ और उनको लोगों पे मुसल्लत करें। तो जिसकी वजह से रियासती इदारों की लेजिटिमेसी बलूचिस्तान के लोगों की नज़र में नहीं रहती। तो मेरे ख़्याल से ये सबसे बड़े स्ट्रक्चरल रूट। अच्छा काकर साहब, एक और अहम इशू है, और बलूचिस्तान के जो कॉम्परस जमातें हैं या KPK की कॉम्परस जमातें हैं, वो है रिसोर्सेज का। अभी इसके ऊपर बात भी चल रही है कि जहाँ के इलाके हैं वहाँ के वसाइल का हक़ पहले उन लोगों के पास होना चाहिए, और फिर 18 अमेंडमेंट के बाद 172 का जो आर्टिकल है वो भी हमारे सामने है, लेकिन उसकी इम्प्लीमेंटेशन हमें नहीं मिलती। तो आप इस हवाले से क्या कहेंगे कि ये जो रिसोर्सेज का एक इशू है, इसको किस तरह बेहतर तरीके से हल किया जा सकते हैं? मेन मसला क्या है? देखें, पहले तो रिसोर्सेज की तकसीम के हवाले से आइनी पोजीशन को समझते हैं। जी, आइनी पोजीशन ये है कि 18वीं तरमीम से पहले भी तमाम जो मिनरल्स थे उन पे कुली जुज़वी इख्तियार सूबों का था। ओके, 18वीं तरमीम से पहले भी ठीक है, जो मिनरल्स थे उन पे कुली जुज़वी इख्तियार सूबों का था। उसके बाद रह गए ऑयल एंड गैस। ऑयल एंड गैस पे 18वीं तरमीम से पहले जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन ये थी कि मिल्कियत वफाक की होती थी। ओके, 18वीं तरमीम ने ये चेंज किया कि ऑयल एंड गैस रिसोर्सेज पे जो ओनरशिप है वो 50-50% कर दी सूबे और वफाक के दरमियान। जिस सूबे में अगर गैस होगा उसकी मिल्कियत उस सूबे और वफाक की 50-50% होगी। आर्टिकल 172(3) है जी। बदकिस्मती से पिछले 14 साल में आर्टिकल 172(3) पे अमल दरामद नहीं हो रहा। वफाकी हुकूमत में जो भी सियासी जमातें आई हैं वो रेजिस्ट करती है, और ये जो बड़े आपके ऑयल एंड गैस के स्टेट ओन्ड कॉरपोरेशंस हैं, PPL, OGDCL, ये सब जो है ये इम्प्लीमेंट नहीं होने देते। ठीक, अगेन वजह क्या है? चूँकि ऑयल एंड गैस की ये जो शिक है आर्टिकल 172(3), इसको इम्प्लीमेंट फेडरल लेवल पे होना है। फेडरल लेवल पे शेयर्ड रूल नहीं है। ओके, तो इसलिए मैं समझता हूँ ये सियासी इक्तसादी वसाइल के जितने मसले हैं, सारे रूट कॉज वही है मेरे हिसाब से। बिल्कुल देखे, इसकी इम्प्लीमेंटेशन आज भी 18वीं तरमीम की अगर आप एक इम्प्लीमेंटेशन ऑडिट करें, हर वो क्लॉज जिसकी इम्प्लीमेंटेशन का ज़्यादा इख्तियार मरकज़ में रहा है उसमें आज भी मसाइल चल रहे हैं। जो एक दफ़ा डिवॉल्व करके नीचे चले गए उस पर कुछ ना कुछ वो हो रहा है। तो ये वो मेजॉरिटेरियन निज़ाम रूट वही है, लेकिन आइनी पोजीशन ये है। आर्टिकल 158 है। आर्टिकल 158 1973 की आइन में ये उस वक्त कहा जाता है कि गौस बख्श बिजिंजो साहब ने बड़ा लड़ के ये डलवाया। आर्टिकल 158 क्या कहता है कि गैस के वसाइल जिधर डिस्कवर हो उन पे पहला हक, प्रेफरेंशियल हक वहाँ के मकामी लोगों का होना चाहिए। तो बलूचिस्तान के गैस को अगर आप ले ले, अर्ली 1950s में डिस्कवर होता है। 1960s में जो पाकिस्तान की एशियन टाइगर और वो सारी स्टोरीज़ है उसके पीछे बलूचिस्तान के सुई का ये गैस था। उस वक्त आर्गूमेंट ये दिया जाता रहा कि पहले इंडस्ट्रियल सेंटर्स को पहुंचाते हैं, पूरा मुल्क तरक्की करेगा तो आप भी करेंगे। जो ट्रिकल डाउन इकनॉमिक्स है जी, वो ट्रिकल डाउन पता नहीं कब होगा। बलूचिस्तान में किस्सा मुख्तसर, कोई मिड 80s में पहली दफ़ा कोयटा शहर को गैस की सप्लाई हुई 30 साल बाद। आज 60-70s में बलूचिस्तान का जो गैस था वो पाकिस्तान का जो टोटल गैस प्रोडक्शन था उसका 90% था। आज बलूचिस्तान का जो गैस है वो ख़त्म होने के करीब है। बाकी सूबों में डिस्कवरीज़ भी हुई है। तो आज 17 से 16% शेयर है बलूचिस्तान का पाकिस्तान की टोटल नेशनल गैस प्रोडक्शन में। और बलूचिस्तान के 34 अज़ला में से हार्डली कोई 6-7 अज़ला में गैस पहुंचा हुआ है। तो वो मसला आप देख लें कि आइन में प्रोटेक्शन दी हुई है, उसकी भी इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। ना आर्टिकल 172(3) की है, ना आर्टिकल 158 की है। तो जिसका मकसद यही है
कि मरकज़ कौन चला रहा है उसको छेड़ना होगा। ठीक। काकर साहब, इसी के साथ एक और क्वेश्चन जुड़ा हुआ है। अक्सर हम पॉलिटिशियन से सवाल करते रहते हैं, लेकिन एक स्कॉलर के सामने मैं ये सवाल रखता हूँ, आपकी नज़र में, चूँकि आप खुद भी पश्तून हैं, पश्तून क्वेश्चन या पश्तून कॉज क्या है? सब पहले तो मैं कोई स्कॉलर नहीं हूँ, मैं एक अदना तालिब इल्म हूँ, और दूसरा ये मुश्किल सवाल है पश्तून कॉज को समझना। मैं समझता हूँ जो कंटेम्प्रेरी पाकिस्तान है उसमें कोई यूनिफॉर्म पश्तून क्वेश्चन का तस्वुर करना बड़ा मुश्किल है। ठीक है। पश्तून क्वेश्चंस की मैनिफेस्टेशंस है और उसके अंदर बड़ी तकसीम है। ठीक है। और उस तकसीम की कुछ वजूहात है। हाँ। तो मैं उस पर बात करूँगा, उससे पश्तून क्वेश्चन खुद सामने आएगा। जी ठीक है। 3 मेन स्ट्रक्चरल फीचर्स कह ले, ड्राइवर्स कह ले, जो पश्तून क्वेश्चन के अंदर इतनी डिफ्रेंसिएशन या हेट्रोजेनिटी को एक्सप्लेन करते हैं। पहला है तारीख़ी तौर पर आप देखें कि बड़ा कम अरसा ऐसा रहा है कि जिसमें ये जो पाकिस्तान का मौजूदा पश्तून बेल्ट हो, ये किसी एक एडमिनिस्ट्रेटिव अम्ब्रेला के तहत रहा हो। ठीक है। तारीख़ी तौर पर पश्तून बेल्ट एम्पायर्स के इंटरसेक्शन पे था। बिल्कुल। और उसकी बुनियादी वजह जोग्राफ़ी है। तो आप ज़रा तसव्वुर करें कि अगर आप इस वक्त का जो बांग्लादेश है उससे घोड़े पे या पैदल चलना शुरू करें, ये जो गैंगेटिक प्लेन्स है, आप मैदानी इलाका आप जा रहे हैं ऑल द वे टू पेशावर वैली, ये सारा मैदानी इलाका है। जो उसके बाद पहाड़ी सिलसिला शुरू होता है हिंदुकुश का, पेशावर वैली मैदानी इलाके का आखिरी स्टॉप है, आप समझें। ठीक है। उसके बाद ये बड़ा मुश्किल ट्रेन शुरू होता है, वो बीच में जलालाबाद काबुल छोटा सा प्लेन एरिया है, लेकिन उसके लेफ्ट राइट भी ये सारा, फिर हिंदुकुश, जी आधे से ज़्यादा अफगानिस्तान उसने घेरा हुआ है। फिर हिंदुकुश के उस पार जो है ड्राई एरिड टेरेन शुरू होता है। सो जो आर्मीज़ या एम्पायर्स ईस्ट से शुरू होती थी वो भी आके इधर रुक जाती थी, बिकॉज ऑफ जोग्राफिकली वो इंसेंटिव कम था। जो वेस्ट से शुरू होती थी, मसलन आप ले लें इरानियंस, ये मैं बात कर रहा हूँ कोई 670 AD उस वक्त की बात कर रहा हूँ, जब ईरानियन एम्पायर था, पर्शियन एम्पायर, उस वक्त तो ईरानी पर्शियन एम्पायर था जी। तो पर्शियन एम्पायर भी जब एक्सपेंड वहाँ से शुरू था, ये उधर तक ग्रीस तक पहुँचे, इधर आके भी ये इधर रुक जाते थे। जब अलेक्जेंडर द ग्रेट ने शुरू किया, अलेक्जेंडर ऑल द वे मेडिटरेनियन क्रॉस किया, आया, आखिरी पड़ाव उसका मौजूदा पाकिस्तान था, पंजाब से उसने यू टर्न लिया, वो वापस चला गया। सो बिकॉज ऑफ दिस जोग्राफ़ी, पहली बात ये समझनी है कि हम हमेशा एम्पायर्स के पेरिफेरी पे रहे। अब मैं ज़रा फास्ट फॉरवर्ड करता हूँ। फिर पहली दफ़ा ये जब एक यूनियन के अंडर रहे, वो जब अफ़गान एम्पायर, मौजूदा अफ़गान रियासत की बुनियाद अहमद शाह अब्दाली ने 1747 में रखी। 20 साल कोई उनके रूल के थे, कोई 20-25 साल उनके बेटे के थे, जब अफ़गान एम्पायर अपनी शेप, फ़िज़िकल शेप में इंटैक्ट रहा। उस दौरान ये एक साथ रहे और वो बड़ा मुख्तसर पीरियड है, लेकिन उसमें भी याद रखें जो मूवमेंट ऑफ पीपल था, मूवमेंट ऑफ गुड्स था, वो ईस्ट वेस्ट था। यानी पेशावर वैली वाले का तारीख़ी तौर पर जलालाबाद काबुल से ज़्यादा ताल्लुक़ था कंपेयर टू क्वेटा से। ठीक है। क्वेटा वाले का तारीख़ी तौर पर राबता, ताल्लुक़, तिजारती रास्ते वो ईस्ट, वो कंदहार से था। कंदहार से। तो वो ब्रीफ मोमेंट रहा है। उसके बाद जब अंग्रेज़ आया, उसने वो जो डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी थी, आप देखें कि वो किस तरह उसने डिवाइड किया एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स में। जी। पेशावर अलग हुआ है अफ़गान एम्पायर से 1833 में, वो कोई 16 साल उस वक्त सिख एम्पायर के अंडर था। जी। फिर ब्रिटिश इंडिया का पार्ट बना, और 1901 में द देन NWFP एक सूबा बना। अब आप आ जाएं फाटा पे,
बलूचिस्तान के पश्तून बेल्ट पे। बलूचिस्तान का पश्तून बेल्ट ब्रिटिश इंडिया का पार्ट बना है 1876 से 1885 के दरमियान। तो पहले तो इधर कोई 50 साल 55 साल का लैग है कि खैबर पख्तूनख्वा कब बना, बलूचिस्तान कब बना। अच्छा, इसी तरह फाटा के कबायली इलाके भी पेशावर वैली के कोई 40-50 साल बाद वो पार्ट बने। फिर खैबर पख्तूनख्वा 1901 में सूबा बना, बलूचिस्तान 1970 में सूबा बना। फाटा में अभी 5 साल पहले आपने उसको मर्ज करके वहाँ पे जो एक मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है वो इंट्रोड्यूस किया। सो इसकी वजह से तो एक तो ये जो हिस्टोरिकली ये अलग अलग रहे हैं, दूसरा फिर कॉलोनियल पॉलिसी, चूँकि पेशावर वैली में पानी था, ज़राअत थी, कॉलोनियल पॉलिसी वहाँ एक्सट्रैक्शन की थी कि यहाँ से एक्सट्रैक्ट करना है, तो उधर पंजाब तर्ज की पॉलिसीज़ लाई गई, कैनाल सिस्टम बनाया गया। आपने कभी इस पे सोचा है आपको वज़ीरिस्तान में क्यों बड़ा खान नहीं मिलता? ये आप वज़ीर महसूद या काकड़, हमें जब ये कहते हैं बड़ा खान, हमारा तो कोई बड़ा खान नहीं है, मलिक है, छोटे छोटे हैं सब, उसमें बड़ा छोटा नहीं है। चारसदा, मर्दान, ये बड़े खान कहाँ से आ गए? ये पंजाब तर्ज की कॉलोनियल पॉलिसी थी पंजाब में, और इधर चूँकि पानी था, ज़राअत की पॉसिबिलिटी थी, एक्सट्रैक्शन करनी थी, तो बड़ी बड़ी जागीरें दे गई, प्रोडक्टिव लैंड थी। फाटा बलूचिस्तान में पानी नहीं था, लैंड प्रोडक्टिव नहीं थी, उधर बड़ी जागीरें नहीं मिली, तो इसलिए उधर आज तक बड़ा खान नहीं है। सिंबॉलिक मलिक बेतहाशा है, इधर आपको सिंबॉलिक मलिक नहीं मिलेंगे। तो जो कॉलोनियल पॉलिसी थी उसने इधर एक्सट्रैक्शन की, इधर इसलिए आपको इधर इस्लामिया कॉलेज मिलेगा गवर्नमेंट कॉलेज की तरह, जो उधर का सिस्टम है। जी आपको यही चीज़ क्वेटा फाटा में नहीं मिलेगी। तो वो अंग्रेज़ ने जो डिफरेंस डाला हिस्टोरिकल, वो डिफरेंसेस आज तक परसिस्ट करती है, चूँकि फिर मीन्स ऑफ प्रोडक्शन चेंज हो गए हैं। तो पेशावर वैली की जो इकॉनमी है, इक़्तिसाद का बुनियाद है, वो फाटा और बलूचिस्तान के पश्तून बेल्ट से डिफरेंट है। सो पहला मैं ये एम्फसाइज करना चाहता हूँ, क्योंकि ये अक्सर हमारे कोम्परस हजरात भी नहीं समझ पाते हैं कि ये तारीख़ी, वेदर वी लाइक इट और नॉट, ये डिफरेंसेस रहे हैं, जिसकी वजह से वो इर्तकाई अमल के डिफरेंट स्टेजेस पे हैं। पेशावर वैली अपने सोशल इवोल्यूशन में एक डिफरेंट स्टेज पे है कंपेयर टू फाटा और बलूचिस्तान के पश्तून बेल्ट की ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ है। तो एक तो ये रीज़न है। ठीक है। दूसरी एक कॉमन जो पूरे पाकिस्तान का मसला है वो इधर भी अप्लाई होता है, वो है ये जो पिछले 20 साल में डेमोग्राफिक चेंजेस आई हैं कि अर्बनाइजेशन, यूथ बल्ज और एक्सपेंशन ऑफ हायर एजुकेशन, प्लस जो डिजिटल टेक्नोलॉजी का रेवोल्यूशन है कि हर किसी के पास अब सोशल मीडिया, ये पूरे पाकिस्तान में, लेकिन इसका ज़्यादा असर अर्बनाइज्ड सेटिंग्स में ये ज़्यादा चेंजेस ला रहा है। पश्तून बेल्ट में सबसे ज़्यादा अर्बनाइज्ड कौन है? पेशावर वैली। तो पेशावर वैली इसलिए देखें, वो बाकी पश्तून उससे, उसकी सियासत का नेचर बड़ा डिफरेंट चल रहा है। एग्जैक्टली। तो ये बाकी पाकिस्तान पे भी ये ट्रेंड है। तो एक कॉलोनियल पॉलिसीज़, दूसरा ये जो डेमोग्राफिक, तीसरा जिसने पश्तून बेल्ट में बड़े प्रोफाउंड उसके, वो पिछले ये 40 साल जो तालिबानाइजेशन और जहाद का प्रोजेक्ट रियासत ने बड़ी कामयाबी से चलाया है, उसने पूरा जो पश्तून समाज है उसको री इंजीनियर किया है, सोशल फैब्रिक को उखाड़ के फेंक दिया है। उसका नतीजा ये निकला है आज कि आइडियोलॉजिकल टर्म्स में भी पश्तून मुआशरा वो बहुत पोलराइज्ड है। जी आज आप देखें, सिर्फ सियासी जमातें, पीटीआई कोर सपोर्ट बेस पश्तून बेल्ट, जमीयत उलमा इस्लाम कोर सपोर्ट बेस पश्तून बेल्ट, फिर कोम्परस पार्टियां कितनी है, ANP शेरपाव साहब की पार्टी, PKMAP 3, मोहसिन दावड़ की NDM 4, PKNAP 5, खुशहाल खान काकड़ की जी 5, सिर्फ आपकी कोम्परस जमातें हैं। PTM ऐड कर लें ये 6, तो आपको मैंने सिर्फ 7-8 इस वक्त बड़ी सियासी जमातें या तहरीकें गिनवाई है जिनका कोर सपोर्ट बेस पश्तून बेल्ट में। इनमें से 3 भी 9 के 9 तो 3 भी एक पेज पर नहीं है। जी सवाल मेरा आपसे आ गया था कि कॉज भी एक है, सारे कहते हैं कि जी यहाँ पे ये मसाइल है वो है, लेकिन ये जो पार्टियां है कौम परस्त जमात, इवन मंजूर की जो PTM है वो गैर पार्लिमानी है, लेकिन फिर भी एक पेज पर क्यों नहीं है? देखें उसमें डिवीज़न क्यों पाई जाती है? हाँ, डिवीज़न तो मैंने कहा कि
बुनियादी रीज़न ये है कि पश्तून क्वेश्चन ही एक नहीं है, ओके, उसकी बड़ी डिफरेंट मैनिफेस्टेशन है। पेशावर वैली के मसाइल की नौयत ज़रा अलग है फाटा के मसाइल से। एक तो वो मसला है कि मसाइल की नौयत भी ज़रा अलग अलग है, कुछ मुश्तरक मसाइल है, कुछ अलग अलग है। मुश्तरक मसला क्या है? वो है जंग और अमन। वॉर ऑन टेरर ने पश्तून समाज के हर तबके, हर क्लास के आदमी को और हर इलाके को मुतासिर किया, कुछ को ज़्यादा कुछ को कम, लेकिन ये सारा पश्तून समाज मुतासिर। और ये एक वजह थी कि जब PTM ने एक एंटी वॉर मूवमेंट शुरू की तो पश्तून्स रैलीड बिहाइंड PTM, और उसकी वजह वो जो लिव्ड एक्सपीरियंसेस ऑफ द पीपल में ग्राउंडेड नैरेटिव था कि लोग साथ आए और हर समाज का हर तबका, हर ग्रोह साथ आया। तो एक तो ये मसला है। लेकिन दूसरा मैं समझता हूँ, अब इसी मसले की कंटिन्यूएशन के तौर पर आप ले लें, आज तालिबान के सवाल पर, आज ये 5-6 सो कॉल्ड कॉम्परस जमातें, यस दे आर डिवाइडेड, ये डिवाइडेड है एग्जैक्टली। मोहसिन दावड़ की नेशनल डेमोक्रेटिक मूवमेंट, खुशहाल खान काकड़ की पश्तूनख्वा नैप, ये ज़रा सख्तगीर मौक़िफ़ रखते हैं जो रवायती तौर पर कौम परस्तों का था जी। महमूद खान अचकज़ई साहब का रिवायती तौर पर बड़ा सख्तगीर मौक़िफ़ था। आज वो मुकम्मल न सिर्फ नरम गोशा रखते हैं बल्कि उनको लेजिटिमेसी देते हैं। तो वो और मौलाना साहब एक पेज पर है व्हेन इट कम्स टू तालिबान। अच्छा, अवामी नेशनल पार्टी भी वो रिवायती सख्तगीर मौक़िफ़ तालिबान के लिए नहीं रखती, लेकिन अवामी नेशनल पार्टी का एक ये भी मसला है अमल वली ख़ान की क़ियादत में कि वो मौक़िफ़ चेंज होता रहता है, तो उसको कहीं फिक्स करना मुश्किल है। और लास्टली PTM बीच में रहे, जो पिछले 2-3 साल की PTM है, वो यूँ लगता है कि वो भी अचकज़ई साहब की तरह ज़रा तालिबान के लिए नरम गोशा रखते हैं, वो उस तरह सख्तगीर मौक़िफ़ नहीं अपनाते हैं। तो ये वो जो मैं कह रहा हूँ कि डिविजन्स का जो पश्तून क्वेश्चंस या हिस्टोरिकल डिविजन्स है, एक तो उसका नतीजा है। दूसरा समाजी चेंजेस भी इतनी आई है कि ये कुछ रिवायती सियासतदान जिस तरह पेशावर वैली में उनके इम्कानात बड़े कम हैं। तीसरा मैं समझता हूँ थोड़ी सी इनकी शख्सी और ज़ाती मफादात के मसाइल हैं। अगर ये किसी एक क्वेश्चन पे, एक सवाल पे नहीं आ सकते, सबसे बड़ा मसला जंग और अमन का है, एक पेज पर आ जाए, नहीं आ सकते, तो वो फिर ये कि बस यूँ नज़र आता है कि वो अपनी बस सियासत चमकाने की हद तक तो हर कोई तैयार है बातें करने के लिए, लेकिन अमली तौर पर कुछ करने के लिए अगर ये एक साथ बैठने को नहीं तैयार, बस ये फिर यही रह जाता है, जिधर कोई जनाजा मिले, कोई शहीद मिले, उस पे बैठ के सारी लंबी लंबी तकरीरें करते हैं। अमली तौर पर वो क्या कहते हैं, नशस्तन खुर्दन बरखास्तन। अच्छा काकड़ साहब, अभी अगर देखते हैं हम पश्तून बेल्ट को या बलूचिस्तान को, जो आम पब्लिक है, लोग हैं, वो पार्लिमानी सियासत से उकता गए और वो गैर पार्लिमानी सियासत को तरजीह दे रहे हैं। तो आपको लगता है कि इन कौम परस्त जमातों ने या मजहबी जमातों ने उनकी नुमाइंदगी ठीक नहीं की, उनके मसाइल को ठीक तरीके से उजागर नहीं किया? ये बहुत अहम सवाल है और ये पिछले 7-8 साल में जो पश्तून क्वेश्चन है उसमें इस सवाल का बड़ा बुनियादी किरदार रहा है। इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान में चूँकि जमहूरी निज़ाम अभी मजबूत नहीं हुआ है, पार्लिमान की जो क्रेडिबिलिटी है आम आदमी की नज़र में वो बड़ी कमज़ोर है और वो जायज़ तौर पर कमज़ोर है, क्योंकि फ़ौज, अदलिया और इन जैसे इदारों ने और फिर सियासी एलीट्स की अपनी गलतियों ने न सिर्फ ये कि जमहूरी निज़ाम को कमज़ोर किया है बल्कि पार्लिमानी निज़ाम से लोगों का एतमाद उठ गया है। तो मैं समझता हूँ ये जो आम आदमी का अदम एतमाद है पार्लिमानी निज़ाम पे, जमहूरी निज़ाम पे, वो बड़ा जायज़ है। क्या उसका नतीजा ये है कि पार्लिमानी निज़ाम से बाइकॉट किया जाए या उसको तर्क किया जाए? मैं नहीं समझता कि ऐसा कोई नतीजा निकलता है इससे। ठीक है, ये सियासी
चेंज और सियासी अमल की पूर अंडरस्टैंडिंग का मसला है। ओके। पार्लिमानी निज़ाम की दूसरी वजह है जिसको समझना है वो ये कि पार्लिमानी निज़ाम में ये कोई सॉफ्टवेयर नहीं है, कोई मशीन नहीं है, बटन ऑन कर दिया मसला हल हो गया, बटन ऑफ कर दिया तो कुछ और निकल जाएगा। नहीं, ये कांस्टेंट प्रोसेस ऑफ बार्गेन, निगोशिएशन एंड स्ट्रगल है। इसमें वन ऑफ कुछ नहीं होता कि आपने बस बटन ऑन कर दिया तो मसला हल हो गया। नहीं, आप बार्गेन करते हैं, कॉन्स्टेंटली निगोशिएट करते हैं और स्ट्रगल करते हैं। तो आम आदमी को इस बात को हमें समझाना होगा कि ये एक दिन की वो नहीं है। एक तो ये बात है। दूसरी जो हमने उनको बात समझानी है वो ये कि जो मुज़ाहमती सियासत है और पार्लिमानी सियासत है ये एक दूसरे की ज़िद में पर नहीं है, ये दोनों एक साथ चलाए जा सकते हैं। ठीक है। उसकी बहुत सारी मिसालें हैं। यानी आपको किसने कहा हुआ है कि आप अगर आपने पार्लिमानी सियासत की तो बस आप हर हालत में आपकी इंटेग्रिटी कंप्रोमाइज़ होनी है? नहीं भाई, यू कैन कीप इट। उसका तरीक़ाकार क्या है, उसकी मिसालें क्या हैं? मैं पहला मिसाल देना चाहता हूँ। नेशनल अवामी पार्टी नैप 1970s 1960s मुज़ाहमती सियासत की अयूब ख़ान की रेजिम के ख़िलाफ़, भुट्टो साहब के साथ पार्लिमानी सियासत में भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। तो ये तो कोई ऐसी न दुनिया में कोई मिसाल है ना कोई थ्योरेटिकली मुझे समझ आती है कि कोई ये कहे कि ये दोनों एक साथ नहीं चल सकते। इसकी कोई वजह नहीं। हाँ, चूंकि पार्लिमानी सियासत में स्पेस कम है तो इसलिए आजकल के दौर में हर वो पार्टी जो पार्लिमानी सियासत करती है उसको अपना मुज़ाहमती सियासत का ऑप्शन साथ वो एक्टिव रखना चाहिए। मसला ये है कि सियासी पार्टियां जब पार्लियामान में जाती हो मुज़ाहमती सियासत का रास्ता तर्क कर देती है, तो वो आप उसका मतलब है कि ज़्यादा गुड़ डालें, मज़ीद मुज़ाहमत करें, और उसको किया कैसे जा सकता है? हुआ ये कि सियासी पार्टियां चूँकि इधर ऑर्गेनाइज नहीं है, तंजीमी ढांचे इनके अंदर जमहूरियत है नहीं, जो पार्लिमानी गिरोह है वही सियासी गिरोह भी है, उस वही पार्टी को भी कंट्रोल करता है। तो जो पार्लियामान में है अगर वो पार्टी को कंट्रोल करता है तो फिर वो मुज़ाहमती सियासत तो नहीं होने देगा जी। तो इसका हल क्या है? बड़ा सिंपल हल है कि आप पार्टी का जो कंट्रोल है वो पार्लिमानी गिरोह के हाथ में ना दें। पार्टी का कंट्रोल उसके फैसला साज इदारे उसमें उन लोगों को रखें, बिठाएं, तंजीमी अमल स्ट्रक्चर ढांचा ऐसा बनाएं कि जो गैर पार्लिमानी है। पार्लिमानी गिरोह भी अकाउंटेबल होगा जमात को, मुज़ाहमती गिरोह भी अकाउंटेबल होगा जमात को। परफेक्टली पॉसिबल है, ये होता रहा है। तो ये मैं समझता हूँ एक फॉल्स डाइकोटमी क्रिएट की हुई है कि पार्लिमानी वर्सेस गैर पार्लिमानी। ख़ास तौर पर पश्तून बेल्ट की मैं बात कर रहा हूँ, वो इसलिए कि पश्तून रीजन के कुछ हलके जिस तरह पेशावर वैली या वो बहुत इंटीग्रेटेड है पाकिस्तान के पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक स्ट्रक्चर्स में। तो जब वो इंटीग्रेटेड है, उन्होंने इस आइनी निज़ाम के अंदर अपने मसाइल का जब हल तलाश करना है, अगर ये क्लैरिटी है तो उसमें ये कैसे हो सकता है कि आप कहें कि एक दरवाजे पे मैंने नहीं जाना, सिर्फ दूसरे पे जाना। नहीं भाई, दोनों दरवाजे ओपन रखे। हम इस कमरे में बैठे हुए हैं, एक ये दरवाज़ा है, एक ये दरवाज़ा है। खुदा ना खासा इधर कोई आग लगे, कोई छत गिरे, तो दरवाजे तो दोनों ऑप्शन होने चाहिए, तमाम ऑप्शन को यूटिलाइज करें हालात के मुताबिक। मसलन आजकल जिस तरह अगर कोई समझता है कि पार्लिमानी निज़ाम की क्रेडिबिलिटी नहीं है, वेल एंड गुड, आप अपने मुज़ाहमती सियासत को जोर दें। अच्छा, इसकी बेहतरीन मिसाल पीटीआई है। यानी पीटीआई ने तो आपको पिछले 10 साल में करके दिखाया है कि दोनों साथ हम पीटीआई से एग्री करें डिसएग्री करें वो ज़रा साइड पर रखें, एक सियासी हिकमत अमली के तालिब इल्म के तौर पे ज़रा देखें पीटीआई ने क्या किया पिछले 13 साल। पीटीआई ने पार्लिमानी सियासत और मुज़ाहमती सियासत को साथ चलाया। 2011 से 18 तक उनके हिसाब से मुज़ाहमत की स्ट्रीट प्रोटेस्ट जो भी अहदाफ जो भी थे वो तो उनका मसला है, हम अभी उस पर नहीं बात करते। पार्लिमान की सियासत भी कर रहे थे। 2018 से 22-23 तक पार्लिमान ज़रूरत पड़ी, अभी क्या करें, अभी पार्लिमान और मुज़ाहमती से। तो ये
ये फॉल्स डाइकोटमी लोगों ने बनाई है जिनको समझ नहीं है सियासी चेंज की। इसमें सिर्फ बलोच का मसला अलग है, क्योंकि बलोच में एक ऐसा ग्रोह है जो समझता है कि पाकिस्तान की आईनी निज़ाम में उनके मसाइल का हल है ही नहीं, वो रहना ही नहीं चाहते, उसने बंदूक उठाया हुआ है। तो पश्तूनों में अगर कोई कल ये कहे, टीटीपी कहे कि जी हम ये हल्के वज़ीरिस्तान जो इधर इमारात बनाना चाहते हैं, हम नहीं मानते, तो उसकी मंतक तो समझ आती है कि आपको नहीं चाहिए पार्लिमानी। लेकिन अगर जिसने आइन के अंदर रह के ये जो एक कांस्टेंट प्रोसेस ऑफ बार्गेन स्ट्रगल है उसमें सियासी चेंज लाना है, सियासी चेंज इंक्रीमेंटल होता है, उसको हमेशा दोनों रास्ते ओपन रखने होंगे। और जो भी ये कह रहा है या कहता है उसके सियासी अमल की अंडरस्टैंडिंग पोर है, ये दोनों साथ चलेंगे, हालात के मुताबिक कभी एक को आप ज़्यादा दवाम देंगे, कभी दूसरे को देंगे। और हाँ, जिस दिन जिस तरह आज अगर कल ये सारी पार्टियां मुश्तरका फैसला करती है कि जी हमने अगले इलेक्शंस का बाइकआउट करना है, सो बिस्मिल्लाह कर लें मुश्तरका, लेकिन ये नहीं कि आप पार्लिमानी सियासत पे बिल्कुल कांटा लगाए और वो स्पेस और लोगों को दे जिन्होंने जाके फिर आपके लिए फैसले करने। मैं समझता हूँ ये न सिर्फ एक इंतहाई गैर सियासी अमल है, ये फैसला सिर्फ गैर सियासी अमल है, बल्कि ये गैर दानिशमंदाना भी है। कागर साहब, मुख्तसरन आखिरी सवाल करूँगा, इसका मुख्तसरन जवाब दीजिएगा, क्योंकि आजकल एक ट्रेंड चल पड़ा है पॉलिटिकल एक्टिविस्ट, ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट। आपकी नज़र में एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट को किस तरह होना चाहिए? देखिए, ये तो बड़ा मुश्किल सवाल है। मैं नहीं समझता कि मैं या फॉर दैट मैटर कोई और किसी को ये इख्तियार है कि वो इसका दायराकार मुतय्यन करे और किसी पे पाबंदी लगाए या जजमेंट करे कि कौन पॉलिटिकल एक्टिविस्ट है या नहीं है। सो मैं अवॉइड करूँगा। अलबत्ता मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि एक था रवायती तस्वुर सियासी कारकुन का, सिविल सोसाइटी का, ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट का। वो रिवायती तस्वुर क्या था कि वो किसी मुनज़्ज़म तंजीम का हिस्सा होते हैं और एक मुनज़्ज़म तरीके से जो भी कॉज के लिए वो स्ट्रगल कर रहे हैं वो अपनी कोशिश करते हैं। ठीक, चाहे वो सियासी जमात हो, चाहे वो कोई NGO हो, चाहे वो इंसानी हकूक़ का इदारा हो। जो पिछले 20 साल में डिजिटल रिवोल्यूशन आया है उससे क्या हुआ है, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन के न्यू स्पेसेस ओपन अप हुए हैं। आप उसके एक प्रोडक्ट है, आपका ये प्लेटफॉर्म उसका एक प्रोडक्ट है। वो पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन के जो रिवायती स्पेसेस थे कि जलसा, कॉर्नर मीटिंग, सर्कल, वो अब पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन उन तक महदूद नहीं रहे। सही है। ये जो नए स्पेसेस है इनके फ़ायदे भी है, नुकसानात भी है। फ़ायदे ये है कि जो स्क्रूटनी होती थी, कंट्रोल्स थे और एक मीडिया को सेंसर किया जाता था वॉइसेस को, वो इन स्पेसेस में मुश्किल है। नुकसान ये है कि इनमें से अक्सर ज़्यादा इंडिविजुअलाइज्ड स्पेसेस हैं। इंडिविजुअलाइज्ड स्पेसेस का मसला ये होता है कि कभी भी पायदार सियासी तब्दीली या समाजी तब्दीली वो इनफरादी कोशिशों से नहीं आता। ठीक, उसके लिए आपको किसी बड़े तंजीमी ढांचे का हिस्सा बनना पड़ता है और एक लंबी जदोजहद करनी पड़ती है। तो नुकसान एक ये है कि आजकल का नौजवान इस प्लेटफॉर्म्स का खूब इस्तेमाल तो कर रहा है अपनी आवाज़ पहुंचाने के लिए, लेकिन उसकी कीमत ये है कि जो पायदार सियासी समाजी चेंज था वो क्या था, वो मुन्नज़म ढांचे का हिस्सा बनना और लंबी जदोजहद, उससे वो ज़रा दूर चले गए और वो सारे बाइनरी में सोचते हैं और उनको जल्दी चाहिए, क्विक चाहिए। क्विक ना कोई तब्दीली आती है ना क्विक तब्दीली हो सकती है, और वो जो तंजीमी वाइडर मूवमेंट्स या उसका पार्ट नहीं होते हैं। तो मेरे ख़्याल से अगर मैं ये कहूँ कि जो रिवायती कारकुन थे वो तो थे, आजकल ऐड ये हुआ है कि जो इन स्पेसेस को इस्तेमाल करता है उसको भी इंसानी हकूक़ का या सियासी एक्टिविस्ट कहा जा सकता है। बिल्कुल जजमेंट कॉल उस पर नहीं होगी, लेकिन एक तजवीज़ मैं ये दूंगा कि बेहतरीन एक्टिविस्ट वो होगा जो इस नए जो न्यू स्पेसेस ऑफ पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन है उनका भी बखूबी इस्तेमाल करें, लेकिन साथ साथ ज़मीन पे ऑन ग्राउंड जो सियासी समाजी
तब्दीली के लिए काम करने वाले, उसके जो भी पसंदीदा तंजीम है, सियासी जमात है, उसका पार्ट बना रहे और एक मुनज़्ज़म तरीके से चेंज के लिए कोशिश करे, तो तब जाके मेरे ख़्याल से उसका एक बेहतर नतीजा मिल सकता है। काकर साहब, आखिरी सवाल मैं आपसे करना चाहूँगा, जो सियासत के तालिब इल्म हैं उन्हें कुछ किताबें आप सजेस्ट करना चाहेंगे ताकि उनकी सियासी अंडरस्टैंडिंग बेहतर हो सके, क्रिटिकल थिंकिंग बेहतर हो सके? बड़ा मुश्किल सवाल आपने किया है। किताबें तो बहुत सजेस्ट की जा सकती जो है, आपकी फेवरेट जो आप सजेस्ट करना चाहें। तो मैं थोड़ा सोचता हूँ इस पर। जी। मेरे ख़्याल से तो कुछ जेनेरिक में गाइडलाइन दे सकता हूँ जी कि पॉलिटिकल फ़िलासफ़ी पे किताबें पढ़ना बहुत ज़रूरी है। पॉलिटिकल फ़िलासफ़ी जो है वो आपके सियासी निज़ाम और समाजी निज़ाम के हवाले से आपको ज़रा हेल्प करती हैं कि आप सख्त सवालात पूछ सकें और एक नतीजे पे पहुँचें। हमने एक ज़ाती ये कि हमने फ़िलासफ़ी को बड़ा मुश्किल बना दिया है और रिवायती जो करिकुलम है बस वो स्टार्ट होता है गॉड की एग्जिस्टेंस या उसका होना या ना होना, जिसकी जो मैं समझता हूँ कोई दानिशमंदाना अमल नहीं है। तो पॉलिटिकल फ़िलासफ़ी में अगर किसी नौजवान को पढ़ना है, मेरा फेवरेट आजकल जो है वो एक हार्वर्ड का फ़िलासफ़र है माइकल सैंडल। उसकी अभी एक रीसेंट किताब है, ये कमाल किताब है, द टिरेनी ऑफ मेरिट। तो वो मैं ज़रूर रिकमेंड करूँगा। फिर जब आप पाकिस्तान की तारीख़ पे आते हैं, बहुत सारी किताबें हैं। अगर मैं रिकमेंड करूँ तो मैं समझता हूँ बाकी सियासी तारीख़ वगैरह तो लोग पढ़ते ही रहते हैं। हुसैन हक्कानी की किताब बिटवीन पाकिस्तान बिटवीन द मॉस्क एंड मिलिट्री, अगर किसी ने ये जो इस्लामिक एक्सट्रीमिज़म वाला फ़िनोमेना और ये समझना है, वो मैं रिकमेंड करता हूँ। पाकिस्तान की हिस्टोरिकल उस पे जो एक मेरी फेवरेट किताब है, वो बड़ी कम पाकिस्तान में उसकी वो वेटेज नहीं, लेकिन मुझे वो बड़ी अच्छी लगती है। वो फरजाना शेख की किताब है, मेकिंग सेंस ऑफ पाकिस्तान। उसके अलावा ये जो रिवायती जो सबको पता है वो मैं रिपीट नहीं करना चाहता, जिस तरह आई थिंक मिलिट्री इंक सबको पढ़नी चाहिए। फिर उसके बाद अगर पाकिस्तान का जो एथनिक क्वेश्चंस हैं उनको समझना है, मैं समझता हूँ अदील ख़ान की किताब अच्छी है। ठीक है। बलूचिस्तान को अगर समझना है तो उस पे मैं रिकमेंड करूँगा, एक नीना स्विडलर की किताब है रिमोटली कॉलोनियल, अच्छी किताब है। तारीख़ी पर्सपेक्टिव को समझना है, एक बैक टू द फ्यूचर मार्टिन एक्समैन की किताब है, अच्छी किताब है। ओके। तो एक और मेरी फेवरेट जो फ़िलासफ़ी ही है बेसिकली, तो वो रैचेड ऑफ द अर्थ फनान की, वो बड़ी ज़बरदस्त किताब है। ये वो कुछ जो ये तो आपने सजेस्ट की। वैसे आपकी तमाम किताबों में फेवरेट किताब कौन सी है? मेरे ख्याल से ये डिपेंड करता है कि किस एक आपको लगे यार ये किताब बस ऑल टाइम फेवरेट, कि आई थिंक उसमें अगर ऑल टाइम फेवरेट या उसमें देखा जाए तो जो आपको बार बार पढ़ने का कहे तो आप कहें हाँ मैं पढ़ सकता हूं। मेरे ख्याल से माइकल सैंडल की हर लिखी हुई किताब, लेकिन ख़ास तौर पर ये जो अभी है द टिरेनी ऑफ मेरिट, बट मैं उसकी हर किताब को रेट करता हूँ हाईली, लेकिन ये वाली ज़रा ज़्यादा अच्छी किताब है। तो वो ये है कि ज़रा ज़्यादा बोरिंग भी नहीं होता, ज़्यादा एकेडमिक भी नहीं है, इट्स फ़न टू रीड। काकर साहब बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत कुछ सीखा हमने। आज हमारे साथ रफ़ीउल्लाह खान काकर साहब मौजूद थे। हमने इनसे पाकिस्तान की सियासत के हवाले से बात की, बलूचिस्तान और कबायली इलाक़ाजात के हवाले से बात की। यकीनन आपको इस इंटरव्यू सुनने के बाद बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इस प्रोग्राम के हवाले से अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अगले पॉडकास्ट तक दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।